हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग एटम मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर चैप्टर का रिवीजन करेंगे। क्यों? चैप्टर स्टार्ट होता है आपका बोहर्स पोस्टुलेट से। बोहर के तीन पोस्टुलेट्स है। पहला पोस्टुलेट क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज डायरेक्टली इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। जो बोहर ने जो पोस्टुलेट दिया था वो बेसिकली हाइड्रोजन एटम को कंसिडर किया था। हाइड्रोजन एटम्स के पास एक ही प्रोटॉन होता है और एक एक इलेक्ट्रॉन। आपका दो चार्ज पार्टिकल, एक प्रोटॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है? 4πε0 Q1 Q2 आर स्क्वायर। यहाँ पे दोनों चार्ज पार्टिकल है, क्या एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा क्या है आपका प्रोटॉन है जो कि न्यूक्लियस में है, इसलिए यहाँ पे ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये इक्वेशन ध्यान में रखना फर्स्ट पोस्टुलेट का। फर्स्ट पोस्टुलेट कंडीशन देता है कि जो सर्कुलर मोशन इलेक्ट्रॉन का हो रहा है बिकॉज ऑफ क्यू हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ये जो आपका नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। सेकंड जो पोस्टुलेट वो बेसिकली बताता है कि आपका इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा और पोजीशन ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व। क्या कंडीशन बोलता है? The electron will revolve in only those orbit for which its angular momentum is directly proportional to this principal quantum number और integral multiple of integral मतलब यहाँ पे जो n start होता है 1 2 3 है। integral multiple of h upon 2 pi। ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ भी मल्टीपल में 1 2 3 4 ऐसा आने वाला रहता है नंबर, तो उसको इंटीग्रल मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है। फिर देन थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक आपका हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप मारेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, और जब भी लोअर से हायर जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे EH क्या है आपका? एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट। EL क्या है आपका? एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट। एनर्जी जो रेडिएट होता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन होता है, फोटोन का जो एनर्जी होता है वो क्या होता है आपका? एच न्यू। ठीक है। फिर देन आपका मैंने फोर्थ फार्मूला लिखा है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये फार्मूला भी ध्यान में रखना। फार्मूला क्या है आपका? Rn इक्वल टू इप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर, और यहाँ पे आपका रेडियस इन nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। आपको ये जो बाकी जो कांस्टेंट है सबका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.537 एमस्ट्रॉन्ग इंटू n स्क्वायर। यदि आपको फर्स्ट ऑर्बिट दिया है तो 1 डालो, इसे वैल्यू ध्यान में रखो। आपको बोलेगा थर्ड ऑर्बिट का क्या आएगा रेडियस, तो यहाँ पे 3 डाल देना। ठीक है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है? ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 NH। ये सब फॉर्मूले जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको ये इक्वेशंस ऐसे आपको ऑप्शन में दे दिया तो बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला और करेक्ट इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपका इन टर्म्स ऑफ ये वैल्यूज दिया रहेगा तो वेलोसिटी क्या है? 2.18 into 10⁶। ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटम नंबर है। समटाइम्स आपको बोलेगा कि एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू n। देखो आपने Vn निकाला, Rn निकाला, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है आपका? लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस होता है, v/r होता है। v क्या था? 1/n था, और r क्या है आपका? n स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1/n³। टाइम पीरियड बोला तो टाइम पीरियड का क्या रिलेशन है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब ऑर्बिट का नंबर क्या है। ठीक है। टाइम पीरियड का क्या रिलेशन है? तो टाइम पीरियड क्या होता है? 2π/ओमेगा n। ओमेगा यदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³ था तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो अब आपको ऐसे ही बोलेगा कि आप सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? v²/r। आपका v का रिलेशन क्या है? 1/n। तो क्या आएगा? n स्क्वायर हो जाएगा, और r क्या है आपका? इधर नीचे है तो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, इसलिए नीचे। तो ओवरऑल क्या रिलेशन आएगा? 1:n⁴। तो ऐसे ही आपको कुछ भी देगा और आप बोलेगा कि रिलेशन निकालो n के साथ। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में एनर्जी है। आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -e² 4πε0 काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है? प्लस रहता है। e² 8πε0 टोटल एनर्जी क्या रहता है? सिर्फ माइनस में रहता है। ठीक है। ये आपका यहाँ पे यदि आप Rn का फॉर्मूला रख दोगे तो आपका ये बड़ा वाला फॉर्मूला मिलेगा, me⁴ 8 ε² h² n²। बाइंडिंग एनर्जी क्या रहता है टोटल एनर्जी का? इन
फॉर्म ऑफ पॉजिटिव। सो बाइंडिंग एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव होती है और दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। बाइंडिंग एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी प्रोवाइडेड टू इलेक्ट्रॉन सच दैट ये क्या हो जाए, स्केप हो जाए ऑर्बिट से। ये ओवरऑल रिलेशन में भी ध्यान में रखो चारों एनर्जी के बीच में। ये भी आपको एमसीक्यू में एज अ रेशियो पूछता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू काइनेटिक। सो ये ध्यान में रखो। पोटेंशियल कभी भी ध्यान में रखो डबल होगा काइनेटिक टोटल और बाइंडिंग का, ठीक है। माइनस साइन काइनेटिक पॉजिटिव था, पोटेंशियल नेगेटिव था, इसलिए माइनस साइन डालना पड़ा। टोटल एनर्जी ऑलरेडी नेगेटिव है, इसलिए सिर्फ डबल डाला। बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव है, इसलिए माइनस भी डाला, ठीक है। और ये जनरल फॉर्मूला ध्यान में रखो। आपका nth और कोई भी बोला सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है निकालो, तो यहाँ पे आप n आपका 1 2 3 है डाल देना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना था 1.6 10⁻⁹ वोल्ट। हाँ, और यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान रखा, जो भी आपका फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। उसके बाद की सारी ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। तो जो आपका सेकेंड ऑर्बिट होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जो आपका थर्ड ऑर्बिट होता है उसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन। ये भी ध्यान में रखना, इसमें कंफ्यूजन होता है, बच्चों को समझता नहीं ग्राउंड स्टेट क्या है। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला तो आप डायरेक्टली n इक्वल टू 1 ले लेते हो, जब क्या लेना चाहिए n इक्वल टू 2, ठीक है। सो अब नेक्स्ट स्लाइड है आपका वेव नंबर पे, वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये बेसिकली किसके लिए है, जब भी आपका इलेक्ट्रॉन जंप मारता है। एनएल क्या आपका लोअर ऑर्बिट नंबर है, एनएच क्या आपका हायर ऑर्बिट नंबर, आर क्या आपका रेडबर्ग्स कांस्टेंट है, लैम्डा क्या है वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन विच इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फॉर हायर टू लोअर। जब भी हायर से लोअर में जंप मारता है तभी एनर्जी रेडिएट होता है। क्यों ऐसा, क्योंकि जो लोअर ऑर्बिट का जो एनर्जी है वो क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है। सो हायर से लोअर में आने के लिए उसको एनर्जी क्या करना पड़ेगा, इमिट करना पड़ेगा। लोअर से हायर में जाने के लिए हायर का एनर्जी ज्यादा होता है, उसको अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है। रेडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, m⁴ स्क्वायर CH³ वैल्यू ध्यान में रखो, इसका यूनिट भी ध्यान में रखो, ये भी MCQ में आ चुका है। आपका वेव नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट डिस्टेंस और 1 मीटर। फिर आपको कभी कभी ये प्रॉब्लम में बोलता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालो और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ और सीरीज लिमिट, ये तीनों टर्म सेम है, सिर्फ आपको यहाँ पे NH क्या डालना है, इन्फिनिटी डालना है। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला तो NH जो फर्स्ट हायर ऑर्बिट रहेगा वो डालने का। ये हम देखते हैं आगे, हम जब देखेंगे सीरीज। सो आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो टाइप्स ऑफ सीरीज है। सो जब भी आप इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा तो जो भी रेडिएशन निकलता है उसको हम लोग लाइमन सीरीज बोलते हैं। हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा तो बाल्मर, हायर से थर्ड ऑर्बिट में जाएगा इलेक्ट्रॉन तो थर्ड। हायर बोला मतलब थर्ड के ऊपर जो भी हो गया, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, सब हायर हो गया। फिफ्थ ऑल हायर ऑर्बिट से फोर ऑर्बिट में जाएगा तो ब्रैकेट। सो यहाँ पे हायर क्या हो जाएगा NH, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। सो अभी इसमें भी ध्यान में रखना, रीजन जो भी रेडिएशन निकलता है अल्ट्रावायलेट रहता है, पॉलीमर में विजिबल रहता है, इंफ्रा रहता है, पैशन में ब्रैकेट में नियर इंफ्रा, मतलब पास आस इंफ्रा के पास वाला रेडिएशन। फंड में क्या हो जाता है, इंफ्रा से भी ज्यादा वैल्यू रहेगा, ठीक है। सो अभी यहाँ पे बोला लॉन्गेस्ट, इस पे बहुत, ये जो मैंने चार्ट बनाया ना इस पे कम से कम आपके 200 क्वेश्चन बनते हैं। आपको रेशो बोलेगा निकालने को, इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ये चार्ट पे। सो आपका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला निकालने के लिए तो क्या करने का, जो आपका जस्ट फर्स्ट हायर ऑर्बिट रहता है वो इधर डालने का। सो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 डाल दोगे तो आपको लैम्डा मिल जाएगा, ठीक है। आपका अभी ये बालमर के लिए बोला लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालो, तो फर्स्ट हायर ऑर्बिट इधर क्या है 3, तो इधर 3 डालने का, इसके लिए 4 डालने का, इसके लिए 5 डालने का, ठीक है। सो ये वैल्यू मैंने डायरेक्टली लिख दी, यदि आपको याद होती तो ध्यान में रखो, बेसिकली याद रखना इजी है। ये 3 आ रहा है, 5 है, और नंबर आ रहा है, और यहाँ पे आपका ये 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, देन 12 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, ठीक है। शॉर्टेस्ट के लिए इजी है, आपको ये फॉर्मूले याद है, ठीक है। ये फॉर्मूले याद है, सिर्फ आपको NH क्या डालना है, इन्फिनिटी डालना है। शॉर्टेस्ट में क्या होता है, ये पूरा टर्म निकल जाता है, ठीक है। इन्फिनिटी 1/∞ मतलब 0 हो जाता है ना, समझा। सो आप याद मत रखो, आप सॉल्व करो, सिर्फ इतना ध्यान में रखो। लाइमर में ये NH2 से स्टार्ट होता है, बालमर में 3 से, पैशन में 4 से, ब्रैकेट में ये NH5 से स्टार्ट होता है, फंड में 6 से स्टार्ट होता है। इस पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पूछते हैं चार्ट पे, ठीक है। और ये रीजन ध्यान में रखना, अल्ट्रा विजिबल इंफ्रा। इसमें एक चीज और रहती है, जो बाल्मर सीरीज कह दिया आपने NH3 डाला तो जो भी आपको वेवलेंथ मिलता है, और आपका जो ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है बेसिकली फर्स्ट वेवलेंथ है, इसको H अल्फा बोलते हैं।
आपने इधर 4 डाला तो जो वेवलेंथ मिलता है उसको एच बीटा बोलते हैं। जब आपने इधर 5 डाला तो जो वेवलेंथ मिलता है उसको क्या बोलते हैं, एच गामा बोलते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। सो एच अल्फा एच बीटा एच गामा बता दिए। एच अल्फा कब, जब आप एन एच यहाँ पे 3 डालोगे जो भी आपको लैम्डा मिलेगा तब। एन एच 4 डालोगे तो एच बीटा, जो वेवलेंथ होता है उसी को एच बीटा बोलते हैं। और यदि आप यहाँ पे एन एच आपने 5 डाला तो जो भी वेवलेंथ आएगा उसको एच गामा बोलते हैं। ये केवल बालमर के लिए ही बताया गया है आपके बुक में। फिर आपका नेक्स्ट स्लाइड है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। सो ये आपका जनरल एलिमेंट का प्रेजेंटेशन है। ए क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर। जे क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास नंबर क्या रहता है, प्रोटॉन का काउंट प्लस न्यूट्रॉन का काउंट। आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन काउंट और इलेक्ट्रॉन काउंट। न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है, ए माइनस जेड। ठीक है। सो आपको कोई भी एलिमेंट समझो दे लिया, आपका यूरेनियम का क्या होता है 190, चलो मान लो कुछ भी है 192 3x है। सो आपका ये एटॉमिक मास नंबर है, ये क्या आपका एटॉमिक नंबर है। आपको न्यूट्रॉन नंबर चाहिए तो ये दो 192 में से 93 माइनस कर दो। ठीक है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, आर इक्वल टू आर जीरो ए रेस टू 1/3। ए आपका एटॉमिक मास नंबर है, आर जीरो कॉन्स्टेंट है, उसका वैल्यू दिया है। साइज ऑफ एटम बेस जो अप्रॉक्स साइज है 10⁻10 मीटर होता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻15 मीटर है। 10⁻10 मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मस्ट्रांग बोलते हैं। 10⁻15 मीटर को क्या बोलते हैं, फर्मी बोलते हैं। ये भी ध्यान में रखो। फिर आइसोटोप्स है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। और इसको दूसरा भी टर्म्स बोल सकते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एग्जांपल आपके बुक में दिया है हाइड्रोजन, और इसको प्रोटियम बोलते हैं। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, यहाँ पे देखो सबका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 1 सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। आइसोबार क्या होता है, सेम मास नंबर और एटॉमिक मास नंबर बोलो, एटॉमिक मास नंबर सेम होता है। यहाँ पे देखो सब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर जो है सेम है, और ये ओवरऑल एलिमेंट भी चेंज हो जाता है। जबकि ऊपर वाले केस में ओवरऑल एलिमेंट क्या है, सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है। क्योंकि जो एटॉमिक नंबर रहता है एलिमेंट का प्रॉपर्टी है, यदि एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो एलिमेंट ही चेंज हो जाता है। ठीक है। आइसोटोन क्या होता है, सेम न्यूट्रॉन नंबर। सेम न्यूट्रॉन नंबर और सेम ए माइनस जे, क्योंकि आपका जो ये रहता है ए माइनस जे क्या है, आपका न्यूट्रॉन नंबर है। ठीक है। सो 198 में से 80 माइनस करोगे तो जो आएगा आपका दैट इज इक्वल टू 197 माइनस 79 करोगे, जो नंबर आएगा ये एयू मतलब गोल्ड होता है, एच मतलब आपका मर्क्यूरी। ये तो इजी है, आपको पूछेगा नहीं कि आपका आइसोटोप्स बताओ क्या क्या होता है, आपको ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप सिर्फ इतना ध्यान में रखो, आइसोटोप्स आइसोबर आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्या है आपका मास एनर्जी रिलेशनशिप, सबको पता है साइंटिस्ट आइंस्टीन का ये फॉर्मूला, E इक्वल टू mc²। आपका मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। सो आपका जो 1 U होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, उसका उसका वैल्यू क्या होता है इन टर्म्स ऑफ केजी, 1.66 इंटू 10⁻27 केजी। ठीक है। जैसे आपका कोई भी जैसे सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास कितना होता है 23। तो इसका जो वैल्यू है एक एटम का मास क्या होता है 23 U। ये यू का वैल्यू पुट करोगे तो एक्चुअली एक एटम का मास आता है। सो जब भी आप एक एटम का जो इक्विवेलेंट एनर्जी है वो क्या है आपका 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। सो 931 मेगा मीन्स 10⁻6 मेगा मतलब 10⁻6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 10⁻−19 वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मेगा 10⁻6 931। एक एटम को कन्वर्ट करने के पे जो एनर्जी मिलता है वो ये वैल्यू है। ठीक है। मास डिफेक्ट क्या होता है, जो एक्चुअली कैलकुलेटेड मास और मेजर्ड मास, जो आपको मेजर्ड मास है, जैसे आपका कोई भी एक सोडियम दिया हुआ है, मेरे को मिला है सोडियम, हाथ में लिया, उसका जो मास है और यदि आप कैलकुलेशन करोगे तो जो मास में जो डिफरेंस होता है उसको मास डिफेक्ट बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो भी मास रहता है उसमें कुछ मास एनर्जी, एवरीथिंग इन नेचर क्या होता है, डीके होता रहता है। जैसे कि हम पैदा होते हैं तो हम हमारा बॉडी भी डीके होता रहता है। सो डीके होना एनर्जी के फॉर्म में डीके होगा, इधर रेडिएशन में होगा। सो एवरीथिंग इन नेचर इज डीकेड। तो कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होकर डीके हो जाता है, इसलिए मास डिफेक्ट आता है। ठीक है। कैलकुलेटेड मास कैसे किया, जे क्या है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एमपी क्या है मास ऑफ वन प्रोटॉन। आपका जो एक्चुअल मास होता है न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, इसलिए यहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो एमपी मास ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड, ए माइनस जेड क्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन माइनस मेजर्ड मास। ओके। फिर देना आपका क्या है, नेक्स्ट पार्ट है बाइंडिंग एनर्जी। ये जो भी आपने मास डिफेक्ट निकाला
उतना ही मास आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है ना, इसलिए सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। आपका एम सी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, मास कितना आपका डीके हो गया डेल एम, उसमें सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो आपको बैंडिंग एनर्जी मिल जाएगा। देन नेक्स्ट होता है बैंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस में होते हैं उनको न्यूक्लियन बोलते हैं, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो ये जो भी आपने बैंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है, इसको आप ए से डिवाइड कर दो, और डेल एम बाई सी स्क्वायर अपॉन ए। डेल एम क्या था आपका, ये यहाँ पे है, ठीक है, सो पुट कर दिया। सो ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखो, ठीक है। ये बेसिकली इस पे प्रॉब्लम तो नहीं आते, सिर्फ ये इक्वेशन जो भी फॉर्मूले का सब बोल देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर बैंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। सो ध्यान में रखो। नेक्स्ट आपका आता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है, द फिनोमिना ऑफ रेडिएशन। इसको फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था, बैकरल ने। जो भी एलिमेंट है जिनका एटॉमिक मास 82 से ज़्यादा है, वो सब क्या है, रेडियो एक्टिव है। और रेडियो एक्टिव रेडिएशन में क्या क्या निकलता है, अल्फा डीके निकलता है, बीटा डीके निकलता है, गामा डीके निकलता है। अल्फा डीके क्या है आपका, हीलियम एटम नहीं है, हीलियम एटम है बट +2 चार्ज, मतलब हीलियम एटम विदाउट 2 इलेक्ट्रॉन्स। बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन ये दिया रहता है, ये करेक्ट कर लेते हैं, बट एक्चुअली क्या है, ये +2 चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, सॉरी बीटा डीके क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है। गामा डीके क्या है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और ईएमआर बोलते हैं जिसको, ओके। सो यहाँ पे मैंने लिखा है अल्फा बीटा चार्ज पार्टिकल है, इसलिए डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है। गामा क्या है आपका, गामा क्या है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सो नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ईएफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एमएफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर आयोनाइजेशन पावर किसका ज़्यादा होता है, ये मैंने रेंज लिखा है, अल्फा का ज़्यादा होता है। आयोनाइजेशन पावर मतलब आयन में कन्वर्ट करना, जिसका साइज ज़्यादा रहेगा अल्फा का साइज ज़्यादा होता है, बीटा का। फिर गामा का तो बिल्कुल भी नहीं होता साइज। पेनेट्रेटिंग पावर किसका ज़्यादा होता है, गामा का ज़्यादा होता है, क्योंकि जिसका साइज कम रहता है उसी का पेनेट्रेटिंग पावर ज़्यादा होता है। पेनेट्रेटिंग पावर मतलब होल करना, गामा का ज़्यादा होता है, बीटा का। फिर देन अल्फा, गामा 25 सेंटीमीटर थिकनेस जो भी मेटल है उसमें होल्ड कर सकता है। स्पीड किसका ज़्यादा है, गामा है। ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसका स्पीड क्या होगा, 3 × 10⁸। फिर देन बीटा, फिर अल्फा, जिसका मास कम उसका स्पीड ज़्यादा। ये मैंने यहाँ पे चार्ज लिखा है। अल्फा क्या है आपका, +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो यहाँ पे +3.2 आएगा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 × 10⁻19 होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए प्लस में हो जाएगा, और 2 नहीं है इसलिए +3.2 × 10⁻19 कूलम। बीटा क्या इलेक्ट्रॉन है, इसलिए -1.6 × 10⁻19 कूलम। गामा क्या है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसलिए चार्जलेस है और न्यूट्रल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, रेडियो एक्टिव डीके लॉ। आपको जैसे कि मैंने बताया, नेचर में हर चीज़ डीके हो रही है, ठीक है। तो एवरीथिंग जो भी नेचर में है सबका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एटम, और एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, जो एक्चुअली मास है। सो न्यूक्लियस डीके होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला दिया है आपका, एन क्या है आपका, जो बचा हुआ अमाउंट है न्यूक्लियस का। N0 क्या ओरिजिनली कितना था, ठीक है, और आपका N0 माइनस एन क्या हो गया, कितना डीके हो गया, ओके। ये भी ध्यान में, N0 माइनस एन क्या है आपका, डिकेड अमाउंट, ठीक है। सो एन क्या रिमेनिंग अमाउंट, N0 क्या है आपका ओरिजिनल अमाउंट, और N0 माइनस एन क्या है, अमाउंट डिकेड, जो अमाउंट आपका डीके हो गया है, और एन क्या है, जो अनडीके है, जो रिमेनिंग है। लैम्डा क्या, डीके कांस्टेंट है, फॉर्मूला क्या, लैम्डा इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ टाइम। ये आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखो, इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। आपका एन क्या है, रिमेनिंग अमाउंट, और अनडीकेड अमाउंट। N0 क्या ओरिजिनल अमाउंट, हाफ, एन क्या है आपका नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। एक क्या होता है आपका टी गिवन टाइम, टी हाफ, हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। इस पे ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। फिर मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया प्रॉब्लम, इसमें मोस्टली रॉन्ग क्या होता है, बच्चों को समझता नहीं प्रॉब्लम में पूछा क्या है। सो जब भी आपको बोला फ्रैक्शन रिमेन, सो n/n0, फ्रैक्शन रिमेन और फ्रैक्शन अनडिकेड, ठीक है। डीके का वर्ड डिसइंटीग्रेशन भी है यहाँ पे। फ्रैक्शन डिकेड क्या आएगा आपका, n माइनस, ये यहाँ पे माइनस था, 1 - n/n0 को फ्रैक्शन डिकेड, कितना आपका डीके हो गया, ठीक है, 1 - n/n0। फिर आपका ये जो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, ये लॉग फॉर्म में है, ठीक है। फिर यहाँ पे डीके कांस्टेंट, ये आपने ऐसा केमिस्ट्री में भी देखा है, जो भी केमिकल काइनेटिक्स है,
तो ये आपका log 10 के फॉर्म में 2.303 रहता है। ये आपका log क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल लॉग, और इसको क्या बोलते हैं अलजेब्राई लॉग। ये सब भी ऐसे फॉर्मूले ध्यान में रखो, ये सब ऐसे एमसीक्यू में आ सकता है, इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस पे पूछता है यहाँ पे, ये हाफ लाइफ्स पे। ध्यान में रखना, एन रिमेनिंग अमाउंट और अनडिकेड, एन जीरो आपका ओरिजिनल अमाउंट, एन जीरो माइनस एन क्या है, डिकेड अमाउंट, जो डिके हो गया, जो खत्म हो गया। ठीक है, मतलब 100 में से समझो 20 डिकेड हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 80, जिसको अनडिकेड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ हेवियर न्यूक्लियर। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, ज्वाइनिंग ऑफ लाइटर न्यूक्लियर। इसका एप्लीकेशन का यूज एटम बम बनाने में होता है, इसका एप्लीकेशन का यूज हाइड्रोजन बम बनाने में होता है। ये चैन रिएक्शन होती है, और इसमें बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, इसमें नॉन न्यूट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, और ये हाई टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, ये सब मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे दोनों में, जो एक्चुअली एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। ये क्या बोलता है, यदि आपका जो लाइट है वो ऑलरेडी वेव नेचर में है, और उसका पार्टिकल नेचर क्या है, फोटोन है। ठीक है, सो इफ लाइट को और जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको वेव नेचर और पार्टिकल नेचर हो सकता है, तो कोई भी मैटर को भी, मैटर तो ऑलरेडी पार्टिकल है, तो उसका वेव नेचर भी पॉसिबल है। ठीक है, मैंने क्या बोला, यदि आपका जो लाइट है उसको वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों पॉसिबल है। पार्टिकल नेचर क्या होता है आपका, फोटोन। सो आपका मैटर तो ऑलरेडी पार्टिकल है, तो उसका वेव नेचर भी पॉसिबल हो सकता है। जैसे लाइट को दोनों नेचर पॉसिबल है, वैसे मैटर को भी दोनों नेचर पॉसिबल है। सो उसने फॉर्मूला डिराइव किया, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। लैम्डा वेव नेचर है, और पी मोमेंटम है, जो पार्टिकल का होता है मोमेंटम। सो आपका मास क्या है, पार्टिकल का मास है, वी क्या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, ये क्या है वेवलेंथ ऑफ फोटोन, सी क्या है फोटोन का स्पीड। ये जो फॉर्मूला है वेवलेंथ ऑफ फोटोन है। ठीक है, और ये क्या है, वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी है। ये जो फॉर्मूला है लैम्डा एच इक्वल टू, सिर्फ यहाँ पे पी था ना, तो यहाँ पे रूट ऑफ 2 MeV लिखा। जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन विद स्पीड v ट्रेवल करेगा इन अ वोल्टेज इन इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या कैपिटल B है, ध्यान में रखना है कैपिटल V है। E क्या चार्ज एन इलेक्ट्रॉन, M के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो बेसिकली आपका फॉर्मूला क्या था, H अपॉन P था। ये P क्या होता है आपका रूट ऑफ 2 Me। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका चार्ज इनटू वोल्टेज होता है। ठीक है, सो वो डाला। ठीक है, सो ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है, आपके बुक में है। कोई भी इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल बी है उसमें ट्रेवल कर रहा है, तो उसका वेवलेंथ का फॉर्मूला ये होता है। और इसका आंसर क्या आता है, लेमडा इक्वल टू 12.127 अपॉन रूट वी, क्योंकि जो भी ई चार्ज पता है इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मास भी पता है। और ए एमस्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 10⁻31 kg। सो ये वी कैपिटल वी क्या वोल्टेज है, ध्यान में रखना। सो देन आपका लास्ट एक एक्सपेरिमेंट है डाइविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या करता है, जैसे कि मैंने बताया मैटर का पार्टिकल नेचर पॉसिबल है, तो वेव नेचर भी पॉसिबल है, जो डी ब्रोगली ने थियरी दिया। डाइविजन जर्मर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। सो प्रूफ ऑफ वेव नेचर सोन बाय पार्टिकल और मैटर। ठीक है, मैटर भी क्या है, वेव नेचर शो करता है, मैटर मतलब पार्टिकल। ठीक है, ये इसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव दिया, तो डायफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। ठीक है, सो ये आप मैंने ओवरऑल ये एटम्स मॉलिक्यूल चैप्टर कवर किया। इसमें सिर्फ एक बार देख लेना, रेडियो एक्टिव डीके में इस पे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। फिर आपका जो मैंने सीरीज बताया लाइमन बाल्मर ब्रैकेट, वो चार्ट पे बहुत प्रॉब्लम पूछते हैं। फिर आपका ये प्रोपोर्शनल जो रहता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे रेडियस n स्क्वायर है, वेलोसिटी 1/n है, इस पे भी प्रॉब्लम पूछता है। ठीक है, सो ओवरऑल चैप्टर कवर किया ये। थैंक यू।